हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविनाश अग्रवाल। आज का हम लोग का टॉपिक है लेटेस्ट अमेंडमेंट इन इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ऑन सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद रेट्स। तो आज का टॉपिक सभी इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि उनसे जुड़े कुछ स्टैम्प ड्यूटी रेट चेंजेस हुए हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है लेटेस्ट अमेंडमेंट इन इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 एंड रूल्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ऑन सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विथ रेट्स। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का इंट्रोडक्शन। तो फाइनेंस एक्ट 2019 में इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 एंड इंडियन स्टैम्प कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशंस एंड डिपॉजिटरी रूल्स 2019 को अमेंड किया गया, जो कि नोटिफाइड हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। और पहले ये एक्ट और रूल लागू होने का बाद था 9 जनवरी 2020 को, फिर 8 जनवरी 2020 को एक्सटेंड करके ये एक्ट 1 अप्रैल 2020 से लागू होने का बाद था, मगर कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते 30 मार्च 2020 को अगेन एक्सटेंड किया गया और 1 जुलाई 2020 को ये एक्ट और रूल्स लागू हुआ। तो गाइज, अब अपना नेक्स्ट पार्ट है रीजन बिहाइंड द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। सिक्योरिटीज मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए रूल को अमेंड किया गया है। प्रेजेंट सिस्टम में हर स्टेट वाइज में सिक्योरिटीज मार्केट ट्रांजैक्शन पे मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी रेट था इन ए सेम इंस्ट्रूमेंट, जिसके कारण बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे और मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी के कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई था और कैपिटल फॉर्मेशन को डिक्रीज कर रहा था। बाद में हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है टॉपिक का की फ्रेमवर्क। तो पहला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये अमेंडमेंट किया गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि हर स्टेट में सिक्योरिटी मार्केट में स्टैम्प ड्यूटी का यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और पैन इंडिया सिक्योरिटी मार्केट बढ़ाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। थर्ड पॉइंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 को अमेंड किया और रूल बनाया, इससे लीगल एंड इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म बना और हर स्टेट में सेम रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन वन इंस्ट्रूमेंट एंड वन प्लेस बाय वन एजेंसी लागू हुआ। और चौथा की फ्रेमवर्क है कि एक मैकेनिज्म बना जो कि शेयरिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विद स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन स्टेट डोमिसाइल ऑफ द बायर। फिफ्थ पॉइंट है कि पहले के सिनेरियो में स्टैम्प ड्यूटी बायर और सेलर दोनों देते थे, मगर अमेंडमेंट के लागू होने के बाद से सिर्फ वन साइडर ही स्टैम्प ड्यूटी देगा। मतलब कि या तो बायर स्टैम्प ड्यूटी देगा, नहीं तो सेलर स्टैम्प ड्यूटी देगा। सिर्फ कुछ ही इंस्ट्रूमेंट में बायर और सेलर प्रोपोर्शनेट बेसिस में स्टैम्प ड्यूटी देंगे। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट ये है कि कलेक्टिंग एजेंट में कौन कौन कवर है। तो स्टॉक एक्सचेंज है पहला, दूसरा क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑथराइज्ड है, तीसरा डिपॉजिटरी जो ऑथराइज कलेक्टिंग एजेंट है, और कुछ इंस्टीट्यूशन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज ए कलेक्टिंग एजेंट नोटिफाई किया है। वो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रजिस्ट्रार टू इशू या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट। और अपना नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग एजेंट। तो उसमें फर्स्ट है कलेक्टिंग एजेंट स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में स्टैम्प ड्यूटी ऑन सेल, ट्रांसफर एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज कलेक्ट करेगा और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। सेकंड है कलेक्टिंग एजेंट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में 3 वीक ऑफ एट द एंड ऑफ ईच मंथ के अंदर डिपॉजिट करेगा।
मतलब स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 3 वीक एट द एंड ऑफ द ईच मंथ के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। क्वेश्चन उठेगा कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो जहां बायर का रेसिडेंट प्लेस है वहां के स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में स्टैम्प ड्यूटी डिपॉजिट करेगा। और अगर बायर आउटसाइड इंडिया रहता है तो ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां के स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में स्टैम्प ड्यूटी डिपॉजिट करेगा। और अगर बायर के ट्रेडिंग मेंबर ना हो तो पार्टिसिपेंट्स का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां के स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट डिपॉजिट करेगा। फिर कलेक्टिंग एजेंट को स्टेट गवर्नमेंट बता देगा कि कहाँ डिपॉजिट करना है, मतलब कि क्या आरबीआई के अकाउंट में डिपॉजिट करना है या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टिंग एजेंट को बता देगा। थर्ड पॉइंट है कि जो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टिंग एजेंट ने कलेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में, उस अमाउंट को कलेक्टिंग एजेंट यूटिलाइज नहीं कर सकता और जो भी इंटरेस्ट कलेक्टिंग एजेंट अर्न करेगा उसको भी कलेक्टिंग एजेंट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। फिर अपना टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है कंप्लायंस एंड पेनल्टीज ऑन कलेक्टिंग एजेंट। तो पहला पॉइंट है कलेक्टिंग एजेंट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में 3 वीक ऑफ द एंड ऑफ द ईच मंथ के अंदर डिपॉजिट कर देगा। कोई भी कलेक्टिंग एजेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में टाइमली डिपॉजिट नहीं किया या फिर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर पाया तब कलेक्टिंग एजेंट को कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन देना होगा, मगर वो एक्सटेंड हो सकता है 1% ऑफ कलेक्टेड और ट्रांसफर सो डिफॉल्ट। सेकेंड पॉइंट है कि कलेक्टिंग एजेंट को स्टेट गवर्नमेंट के पास चाहे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न सबमिट करना होगा मंथली बेसिस में, जिसका टाइम लिमिट है विद इन 7 डेज ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, और रिटर्न में जो डिफॉल्टर है उसका भी डिटेल्स मेंशन करना होगा। कलेक्टिंग एजेंट को एनुअली भी स्टैम्प ड्यूटी का इंफॉर्मेशन सबमिट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास विद इन 30th June immediately following the financial year either in manually or electronic mode। स्टेट गवर्नमेंट ऑनलाइन फैसिलिटी कलेक्टिंग एजेंट को प्रोवाइड करेगा। अगर कलेक्टिंग एजेंट टाइमली डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन सबमिट ना करे गवर्नमेंट के पास, या डॉक्यूमेंट सबमिट ना करे या फॉल्स डिक्लेरेशन सबमिट करे और गवर्नमेंट को पता है और भरोसा है कि डॉक्यूमेंट फॉल्स है, तब कलेक्टिंग एजेंट shall be punishable with fine 1 lakh rupee for each day और 1 crore whichever is less। उसके बाद में अपना टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ अमेंडमेंट। तो पहला पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट और आईपीओ पे भी इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 और रूल लागू है। सेकेंड पॉइंट है बोनस इशू पे यह अमेंडमेंट लागू नहीं है क्योंकि बोनस इशू पे कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है और स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेशन पर लगता है। थर्ड पॉइंट अपना यह है कि इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड में स्टैम्प ड्यूटी लगेगा क्योंकि यह इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अमेंडमेंट में लाया गया है। फोर्थ पॉइंट है म्यूचुअल फंड के केस में स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन होगा आफ्टर एक्सक्लूड द अदर चार्जेस लाइक जीएसटी, एएमसी एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट है कि imposed of section 9A on mutual fund and not 9B, मतलब कि आरटीआई एंड एसटीए को म्यूचुअल फंड डिक्लेयर एज ए डिपॉजिटरीज अंडर द स्टैम्प एक्ट एज नोटिफाइड डेटेड 8 जून 2020 को किया गया। तो इंटायर म्यूचुअल फंड इज कवर्ड अंडर 9A ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, मगर सेक्शन 9B एप्लीकेबल नहीं है। और 6 पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड के स्विचिंग पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा क्योंकि न्यू यूनिट को माना गया है कि आप पुराना यूनिट को सेल करके नया परचेस कर रहे हैं, तो अब से स्विच करो म्यूचुअल फंड में तो सोच कर और समझ कर। 7 पॉइंट यह है कि नो स्टैम्प ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट क्योंकि नाइदर ए ट्रांसफर नॉर एन इशू और ए सेल।
अपना 8 पॉइंट है गिफ्ट और लीगेसी ट्रांसफर एक्सेट्रा के केस में स्टैम्प ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। फिर टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है की चेंजेस। तो पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म रेट अक्रॉस द स्टेट, ये मैंने आपको बता दिया था। सेकंड पॉइंट है स्टैम्प ड्यूटी ऑन ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। तो पहले स्टैम्प ड्यूटी ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन पे नहीं लगता था, जिससे पहले के सिस्टम में अगर कोई शेयर को डीमेट करवा लेता था और डीमेट टू डीमेट ट्रांसफर करता था तब स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता था, और यही अगर फिजिकल शेयर ट्रांसफर होता था तब स्टैम्प ड्यूटी 0.25% लगता था। तो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1819 अमेंडमेंट होने के बाद से अब अगर डीमेट टू डीमेट शेयर ट्रांसफर होता है या सेल और इशू होता है तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को मैंने पहले के पार्ट में आपको बता दिया था। तो अब अपना टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है स्टैम्प ड्यूटी रेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। ये कुछ रेट है जो चेंजेस हुए हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में। At last, thank you for watching full video.